हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज लिव द लाइफ यू लव और लव द लाइफ यू लिव। यानी कि या तो जो जीवन आप जीना चाहते हैं उसके लिए प्रयास कीजिए और उसके लिए प्रयत्न कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो जो जिंदगी आपके पास में अभी है उसमें संतुष्ट रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। वेस्ट एशिया नीड्स अ न्यू सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? संतुलन। तो वेस्ट एशिया में अभी एक नया सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम की जरूरत है। ठीक है, विद पैलेस्टीन इशू एट द सेंटर, और जिसका केंद्र क्या बना हुआ है? केंद्र बना हुआ है पैलेस्तीन का जो इशू है वो। The war on Gaza is no longer about Israel and Hamas. अब ये जो गाजा के अंदर जो वॉर चल रहा है वो अब केवल इजराइल और हमास तक सीमित नहीं रह गया है। Israel has carried out targeted strikes in Lebanon and Syria. क्यों नहीं रह गया है इजराइल और हमास तक केंद्रित? क्योंकि इजराइल ने अब के पिछले काफी समय से लेबनान और सीरिया जैसे देशों में भी टारगेटेड स्ट्राइक्स यानी कि केंद्रित निशाना बना के उनको स्ट्राइक्स किए हैं। वो कैसे किए हैं? किलिंग हेजबुल्ला के वहां पे लोगों को मारा है, हमास को मारा है एंड इरानियन कमांडर्स को मारा है। From southern Lebanon, Hezbollah is exchanging fire with Israeli troops. तो इसके एवज में क्या हुआ कि सदर्न लेबनान यानी कि लेबनान के साउथ इलाके से हेजबुल्ला के जो लोग हैं वो इजरायली ट्रूप्स के साथ में, फौज के साथ में गोलाबारी, मतलब वहां पे गोलीबारी चल रही है दोनों तरफ से। Iran backed militia in Syria and Iraq have attacked US फोर्सेस इन सीरिया एंड इराक बोल रहे हैं। और फिर वहीं पे इन्होंने बोला ना कि सीरिया और लेबनान में कर रहा है इसराइल, तो हिजबुल्ला ईरान इजरायली ट्रूप्स के साथ में फाइट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीरिया और इराक में क्या हो रहा है? ईरान द्वारा बैक्ड मतलब उनको ईरान से सपोर्ट मिल रहा है, मदद मिल रही है फाइनेंशियली या फिर गोला बारूद ये सब होता है। यानी कि ईरान द्वारा समर्थित कुछ मिलिशियाज मतलब जो बेसिकली मिलिट्री नहीं होते लेकिन पैरामिलिट्री जैसे होता है, हमारे पास में आईटीबीपी है और जो दूसरी आर्म फोर्सेस हैं उसके जो ग्रुप्स हैं, संगठन है, वो सीरिया और इराक में किसके ऊपर हमला कर रहे हैं? यूएस फोर्सेस के ऊपर हमला कर रहे हैं दोनों ही देशों में। द हाउथीज द ईरान बैक्ड रिबेल्स ऑफ यमन, और वहीं एक और ईरान बैक्ड रेबल्स हैं वो है हाउथीज। हाउथीज कहाँ पर है? यमन भी एक और देश है, वहां पे हाउथीज का हमला हो रहा है। हैव टर्न्ड द रेड सी इनटू अ बैटलफील्ड, तो उसने क्या किया है? उसने रेड सी को बैटलफील्ड युद्ध मैदान में बदल दिया है, तब्दील कर दिया है। The US airstrikes in Iraq, Syria and Yemen seek to retaliate against Shia militias. बोल रहे हैं अब यूएस की जो एयर स्ट्राइक की जा रही है इराक, सीरिया और यमन में, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ये बदला लेना चाहते हैं जो शिया मिलिशियाज हैं। शिया और सुन्नी दो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, ठीक है, और तो उनके बीच में शिया मिलिशियाज जो हैं उनके अगेंस्ट में वो लोग ये स्ट्राइक्स कर रहे हैं। यूएस एयर स्ट्राइक की जा रही है यूएस की तरफ से। एज chaos and instability spread, सुन्नी इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स अटैक्ड ईरान। अब जैसे जैसे तनाव बढ़ा, जैसे जैसे यहाँ पे अराजकता बढ़ी और इंस्टेबिलिटी बढ़ी, अस्थिरता बढ़ी, तो क्योंकि शिया वो थे, मिलिटेंट्स थे, तो सुन्नी इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स जो थे यानी कि जो सुन्नी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मिलिटेंट ग्रुप्स थे, उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। क्योंकि चाहे लेबनान में हुआ हो, चाहे इराक में हुआ हो, चाहे सीरिया में हुआ हो, सबके पीछे किसका हाथ था? ईरान का हाथ था। तो उन्होंने क्या किया? सुन्नी वालों ने क्या किया कि उन्होंने ईरान के ऊपर ही हमला कर दिया, किलिंग एटलीस्ट 100 पीपल, जिससे 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इन द लेटेस्ट एस्केलेशन, अब जो लेटेस्ट अभिवृद्धि हुई है, ईरान क्लेम्स टू हैव डिस्ट्रॉयड एन इजरायली इंटेलिजेंस आउटपोस्ट, तो ईरान ने इस बात का दावा किया है कि उन्होंने एक इजरायली चौकी को, इंटेलिजेंस चौकी को क्या किया है? उड़ा दिया है। इराक
outposts in Iraq, Kurdistan and training camps of Sunni Islamists in Syria and Pakistan। और साथ ही साथ इन्होंने सुन्नी इस्लामिस्ट के जो ट्रेनिंग कैंप्स थे सीरिया और पाकिस्तान में, उनको भी इन्होंने तबाह कर दिया है इन एयर स्ट्राइक्स, हवाई हमले करके। This is now a classic case of regional anarchy where countries are taking unilateral military measures to address their perceived security challenges। तो बोल रहे हैं कि ये एक क्लासिक केस है, ये पूरी तरीके से दर्शाता है किसको, एक क्लासिक केस को ऑफ रीजनल एनार्की को दर्शाता है। रीजनल एनार्की मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर रीजन में जो अराजकता फैली हुई है उसको दर्शाता है, जहाँ पे जो भी देश इसके अंतर्गत आ रहे हैं वो यूनिलैटरल मतलब वन साइडेड, तो यूनिलैटरल मिलिट्री मेजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि जैसे ईरान ने पहले सीरिया के ऊपर मिलिट्री से हमला करा, तो उसका बदला लेने के लिए किसी और सुन्नी इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। तो ऐसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा तनाव बन गया है और एक तरफा मिलिट्री एक्शंस लिए जा रहे हैं जो उनका परसीव माना गया सिक्योरिटी चैलेंजेस है। हमें लग रहा है कि पाकिस्तान हमारे लिए एक सिक्योरिटी चैलेंज है, हमें लग रहा है कि चाइना हमारे लिए एक सिक्योरिटी चैलेंज है, तो हम जाके उनके ऊपर आक्रमण कर देंगे। हालांकि अगर हो सकता है वो भी सोच ना रहे हो हमारे ऊपर अटैक करने की, वो भी इस बारे में कुछ कंसिडर नहीं कर रहे हो, लेकिन हमें लग रहा है, हमारे मन में डर है कि वो कुछ करने वाले हैं, तो उससे पहले हमने जाके उनके ऊपर हमला कर दिया। ठीक है। थ्रोइंग इंटरनेशनल लॉज एंड आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी, जिसके अंदर जो संप्रभुता का, सेल्फ रूल का और जो इंटरनेशनल लॉज हैं उन सबको क्या किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है। The bedrock of the international system to the wind, thereby risking a wider all-out war। जो कि इसका आधार है, बेसिक आधार है इंटरनेशनल सिस्टम का, क्या, सोवरेनिटी और इंटरनेशनल लॉज। यही पूरे इंटरनेशनल सिस्टम का ग्लोबल, जो हम बोलते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी या दुनिया के स्तर पे, ग्लोबल स्तर पे उसका आधार है। तो उस सबको ये क्या कर रहे हैं, टू द विंड। थ्रोइंग टू द विंड का मतलब होता है उसको अनदेखा कर देना, जिसकी वजह से अब सारी चीजें जो है वो रिस्क पर आ गई हैं, एक बड़े वॉर के रिस्क पे। ठीक है। जस्ट वीक्स बिफोर द October 7 अटैक, जेक सलिवन, द यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अब 7 अक्टूबर को क्या हुआ था, हमास ने इसराइल के ऊपर हमला किया था। तो बोल रहे हैं कि कुछ ही हफ्ते पहले, 7 अक्टूबर के अटैक होने से कुछ हफ्ते पहले ही जेक सलिवन, जो कि एक यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन्होंने उन्होंने कहा, द मिडल ईस्ट इज क्वाइटर टुडे दैन इट हैज बीन इन 2 decades, कि इस वक्त पे मिडिल ईस्ट जो है बड़ा शांत है, जो कि पिछले 2 दशकों में हमने नहीं देखा। तो ऐसे बोलते हैं ना कि हो सकता है बड़े तूफान से आने के पहले की शांति हो, तो वो भी कुछ अटपटा दर्शा रहे थे। वो बोलते कि इतनी शांति कभी मिडिल ईस्ट में हुई नहीं जितनी आज देखने को मिल रही है। अब एक और चीज है, द अब्राहम अकॉर्ड्स। अब्राहम अकॉर्ड्स का मैंने आपको डेटा यहाँ पे दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं, आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। इसमें क्या है, बेसिकली 3 नेशंस ने, जिसमें कि इजराइल शामिल है, बहरीन शामिल है और सऊदी अरेबिया शामिल है। ठीक है। इन 3 देशों ने अकॉर्ड साइन किया और इनके पीछे मध्यस्थ कौन रहा था, यूएस। और ये साइन किया गया था 2020 में। ठीक है। 2020 में या 19 में, 2020 या 19 के आसपास में साइन किया गया है। आप लोग एक चेक कर लीजिएगा, इंटरनेट पे इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। ये बेसिकली जो है वो अकॉर्ड है और ये सिग्नेचर्स हैं चारों देशों के प्रेसिडेंट्स के, प्राइम मिनिस्टर्स के, जो भी उनके वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे। ठीक है। उनके देश के पद के अकॉर्डिंग। तो इस अकॉर्ड में ये कहा गया है कि हम समझते हैं इस बात को, ये जो भी ये अंडरसाइंड लोग हैं, हम लोग ये बात को समझते हैं कि इस इलाके में, मिडिल ईस्ट में, हमें शांति बनाए रखना और सौहार्द बनाए रखना कितना ज़रूरी है। और हम सब म्यूचुअली अग्री करते हैं कि एक दूसरे के अधिकारों का हम मान रखेंगे और रिलीजियस फ्रीडम उनको अपनाने देंगे और डिग्निटी के साथ में हर एक इंसान का रहने का पूरा अधिकार है। इस तरीके का ये अकॉर्ड था जिसके ऊपर चारों देशों ने साइन किया। ये उसका डिक्लेरेशन है। अकॉर्ड बहुत लंबा हो सकता है, उसके अंदर और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं, बट ये बेसिक डिक्लेरेशन है। ठीक है। तो
एक इब्राहिम अकॉर्ड साइन किया गया था। अब उसके बारे में बोला गया है, द इब्राहिम अकॉर्ड्स वर ऑन अ स्ट्रॉन्ग फुटिंग, यानी कि जो इब्राहिम अकॉर्ड था वो उसका जो आधार था वो बहुत मजबूत आधार था। एंड सऊदी अरेबिया एंड इजराइल वर मूविंग क्लोजर टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन, और इसी के बेसिस पे सऊदी अरेबिया और इजराइल जो है वो नॉर्मलाइजेशन की यानी कि सामान्यकरण के और ज़्यादा करीब पहुंच रहे थे। इराक हैड बिकम क्वाइटर, इराक बहुत शांत हो गया है। गल्फ अरब्स एंड ईरान हैड रीच्ड अ रेप्रोचमेंट, और वहीं भी दूसरी तरफ गल्फ अरब जो हैं और जो ये है ईरान देश है, इसके जो लोग हैं वो सुलह, रिप्रोचमेंट मतलब सुलह तक पहुंच चुके हैं। एंड अ सीज फायर वॉज होल्डिंग इन यमन, और यमन में इतने टाइम से सीज फायर था, शांति थी। मोस्ट ऑफ these changes however ignore the oldest crisis in the region, Israel's continuing occupation of the Palestinian territories। लेकिन इन सभी शांति वाले जो चेंजेस आ रहे थे, परिवर्तन आ रहे थे पिछले 2 दशकों के अंदर में, तो इन सभी चेंजेस के अंदर में एक जो सबसे पुराना मसला इस रीजन में था उसको इग्नोर कर दिया गया। और वो क्या था मसला, कि इजराइल अभी भी फलस्तीन की टेरिटरीज के ऊपर कब्जा जमा के बैठा हुआ था। द अक्टूबर 7 हमास अटैक एंड इजराइल सब्सिक्वेंट वेंजफुल ऑफेंसिव इन गाजा। बोल रहे हैं कि फिर क्या हुआ, अक्टूबर 7 को हमास ने अटैक करा और उसी के विद्रोह में उसके बाद में इमीडिएट बाद में इजराइल ने वेंजफुल यानी कि बदले की भावना से ऑफेंसिव हो गया, कहाँ पे, गाजा में। ठीक है, प्रतिशोध लेना चाहता था तो गाजा पे उसने अटैक कर दिया। हैव नॉट ओनली ब्रॉट पैलेस्टीन बैक टू द सेंटर ऑफ वेस्ट एशिया बट ऑल्सो लिट फायर्स। तो इसने क्या किया, इस पूरे मसले ने, जिस पैलेस्तीन को हम भूलते जा रहे थे, जिस एक बड़े पुराने मसले को हम भूलते जा रहे थे, पूरी दुनिया भूल रही थी, वो फिर से मसला दुनिया की नजरों के बीच में आ गया, केंद्र बन गया सबकी बातों का, चर्चा का, ध्यान सबका आकर्षित हो गया। और साथ ही साथ वेस्ट एशिया के अंदर इसने एक चिंगारी प्रज्वलित कर दी, एक जो बोलते हैं ना आग सुलगाने का काम कर दिया। triggering perhaps the deepest security crisis in the region since 1967, जिसकी वजह से शायद एक शुरुआत हो गई सबसे डीपेस्ट, सबसे गहरे सिक्योरिटी क्राइसिस की इस रीजन में, वेस्ट एशिया के रीजन में, कब से 1967 के बाद से पहली दफा इतना डीपेस्ट सिक्योरिटी क्राइसिस खड़ा हो गया है। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स एंड द एब्सेंस ऑफ एन ऑफ कॉम्प्लिकेट मैटर्स। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर वो पार्टिसिपेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए जो इस एरिया में नहीं है, जो उनका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, वो लोग भी शामिल हो गए। और जो ऑफ रैंप कॉम्प्लिकेट है यानी कि समाधान करने वाले जो लोग हैं वो इससे पीछे हट के, वो रहे नहीं बीच में। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा मसला है कि भाई भड़काने वाले या फिर जो जिनका कुछ लेना देना नहीं है वो लोग तो और कूद गए, और जब ऐसे लोग कूद पड़ते ना कि जिनका कुछ लेना देना नहीं है वो लोग बीच में आते हैं तो मसला और ज़्यादा गहराता ही है, बिकॉज उनको नहीं पता कि आपने क्या खोना है। ठीक है, उनको नहीं पता आपके लोगों ने क्या खोना है, उनको नहीं पता कि किसका नुकसान होगा किसका, वो केवल अपने बेनिफिट के लिए होंगे बीच में। ठीक है, और जो मध्यस्थ कराने वाले हैं वो अगर दरकिनार हो जाए, वो अगर साइड लाइन हो जाए, तो फिर आपकी सुलह कौन करवाएगा। तो चिंगारी, घी डालने वाले तो घी डालेंगे, उसको बुझाने वाला कौन, कोई भी नहीं। After 100 days of war with Hamas, Israel has achieved little in Gaza। पूरे 100 दिन हो चुके हैं हमास के साथ युद्ध लड़ते लड़ते इसराइल को, लेकिन गाजा में वो कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाया है। The Houthis, a militia that survived 7 years of Saudi bombing, are unlikely to be deterred by America's strikes। और वहीं जो अमेरिका ने हाउथीज के ऊपर एयर स्ट्राइक करी है, उनके लिए कह रहे हैं कि ये जो मिलिशिया है इसने सऊदी अरेबिया की 7 साल की लगातार बॉम्बिंग झेली है। तो आपको क्या लगता है कि 7 साल से वो अगर सऊदी से बच रहे हैं तो अमेरिका कुछ बड़ी तोप है जो एक एयर स्ट्राइक से सोच रहा है कि सब कुछ तबाह कर कर आ गया है, वही ना। तो उनको लगता है कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उनको वो रुकेंगे नहीं अमेरिका की स्ट्राइक के बाद में। Even though Iran wants to showcase strength and boldness,
हालांकि इस वक्त पे ईरान ये दर्शाना चाहता है कि हम बहुत साहसी हैं, हमारे पास ताकत है। इट कैन नॉट मास्क इट्स इनहेरेंट वीकनेस। लेकिन इन्होंने जो अपनी कुछ फंडामेंटल नेचुरल इनकी कुछ वीकनेसेस हैं उनको ये छुपा नहीं सकता, ऑल्सो मेक्स इट अनप्रडिक्टेबल, जो कि इसको अनप्रडिक्टेबल भी बना देती हैं। कि ऐसा लग सकता है कि ईरान बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हो सकता है कि वो विफल हो जाए। ये ऐसा लग सकता है कि ईरान अभी बहुत वीक लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो तख्ता पलट कर दे और कुछ चेंज ले आए। ठीक है, तो उसका बहुत अनप्रडिक्टेबल नेचर है ईरान का इस वक्त। द ओल्ड ऑर्डर एंकर्ड बाय अमेरिका's domineering regional presence, बोल रहे हैं जो पुराना रवैया चल रहा था, जो कि स्थिर किया गया था किसके द्वारा, अमेरिका के डोमिनेटिंग रीजनल प्रेजेंस की वजह से। तो उसमें क्या हुआ, इज इन टैटर्स, वो अब क्या है, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। यानी कि जो हम अब्राहम अकॉर्ड की प्रशंसा कर रहे थे कि उसका बहुत मजबूत आधार बना हुआ है क्योंकि उसमें भी मध्यस्थ अमेरिका था। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि वो जो पुराना एक शांति बहाली हुई थी, अब वो ऐसा लग रहा है कि ध्वस्त हो चुकी है। वट वेस्ट एशिया नीड्स इन अ न्यू सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम, अब इस वक्त में वेस्ट एशिया को क्या चाहिए एक नए सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम में। देयर हैज टू बी एन इमीडिएट सीज फायर इन गाजा, सबसे पहली चीज गाजा में इमीडिएटली सीज फायर होना चाहिए। एंड पीस बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीनियंस कुड बी यूज्ड एज अ springboard for further talks aimed at regional security between the main stakeholders। और ये जो शांति बहाली होगी इजराइल और पैलेस्तीन के लोगों के बीच में, इसको हम एक स्प्रिंग बोर्ड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, एक उछाल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, किसके लिए, ताकि इस रीजन में रीजनल सिक्योरिटी की बात जो है मुख्य स्टेक होल्डर्स यानी कि मुख्य जो कंट्रीज जो यहाँ पे शामिल हैं उनके बीच में जो रीजनल सिक्योरिटी की बात हो सकती है उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिले और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। अब स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, इजराइल, अरब नेशंस, ईरान, द यूएस एंड देयर रिस्पेक्टिव एलाइज एंड प्रॉक्सीज। एलाइज क्या होते हैं, दोस्त, और प्रॉक्सीज मतलब प्रतिनिधि। तो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स की बात की जा रही है जो कि है इजराइल, अरब नेशंस, ईरान, द यूएस एंड द रिस्पेक्टिव एलाइज एंड प्रॉक्सीज। ठीक है, तो ये सब क्या है, फर्दर बातचीत को और ज़्यादा मजबूती दे सकें और ज़्यादा प्रेरित कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि गाजा में सीज फायर होना चाहिए, इजराइल और फलस्तीन का मसला हल होना चाहिए। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है कि based on the passage about the situation in West Asia, which statement best illustrates the current security dynamics in the region, कि इस समय जो इस इलाके में सिक्योरिटी की स्थिति है उसको कौन सी बात दर्शाती है, पैसेज में कौन सी स्थिति जो है दर्शाती है। द कन्फ्लिक्ट इज प्राइमरली बिटवीन इजराइल एंड हमास, बोला ना कि ये जो कन्फ्लिक्ट है अभी केवल इजराइल और हमास के बीच का नहीं रह गया है, बाकी पार्टीज भी इसमें कूद पड़ी हैं और ये बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो चुका है मैटर, with other parties playing only minor roles। Incorrect है। Regional powers are engaging in unilateral military actions। Correct है, एक तरफ से वो military actions किए जा रहे हैं, undermining the international laws and risking a broader conflict, जिसमें कि international laws को नजरअंदाज किया जा रहा है और broader conflict हम इसमें बढ़ावा दे रहे हैं और रिस्क पैदा कर रहे हैं कि और बड़ा ये conflict हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यही स्थिति इस वक्त की करंट की प्रेजेंट होती है इस पूरे पैसेज में। What can be inferred about the role of Palestine issue in the current West Asia turmoil based on passage? तो यही है ना पैलेस्तीन इशू का इस वक्त पे रोल, यही है कि जो मसले, जो देश अभी तक थोड़े शांत बैठे हुए थे, जिन देशों का भी कुछ लेना देना नहीं था, उन देशों में भी चिंगारी सुलग चुकी है और ये कन्फ्लिक्ट बड़ा हो गया है। राइट, it is the sole cause of conflict with all other issues being insignificant, कि ये एक मुख्य कारण है कन्फ्लिक्ट का और बाकी सारे जो इश्यूज हैं वो insignificant है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, ये इनकरेक्ट है।
इट इज द सेंट्रल टू द कन्फ्लिक्ट, ये केंद्र है पूरे कन्फ्लिक्ट का, बिल्कुल करेक्ट है। बट द टर्मोइल हैज एक्सपैंडेड टू इंक्लूड अदर रीजनल पावर डायनामिक्स एंड कन्फ्लिक्ट, लेकिन इसमें बाकी जो क्षेत्रीय पावर्स और पावर्स हैं उनके डायनामिक्स और उनके कन्फ्लिक्ट्स भी आ गए हैं और ये मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। What was primary sentiment expressed by Jake Sullivan, the US National Security Advisor, about the Middle East just weeks before October 7 attack, and how did subsequent events contrast with his statement? तो उनका यही था ना कंसर्न कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में ऐसी शांति है जो हमने पिछले 2 दशक में नहीं देखी, ठीक है। तो अब इस स्टेटमेंट से वो कुछ भी कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि शांति है, या फिर वो आने वाले खतरे के लिए आगाह करना चाह रहे थे, वो भी हो सकता है। लेकिन उसके डायरेक्ट 2 हफ्ते बाद हमास ने अटैक कर दिया इसराइल पे, 7 अक्टूबर वाली घटना हुई, जिसके बाद में आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि पाकिस्तान तक जो है इस लड़ाई में जूझ चुका है, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। और खुदा ना खास्ता ये लड़ाई अगर आगे बढ़ी तो क्या रूप लेगी, nobody knows. Jake Sullivan expressed concern about the escalating tension in the Middle East, which was confirmed by the subsequent events, including the October 7 attack. तो escalating बढ़ते हुए टेंशन की बात उन्होंने नहीं की, उन्होंने शांति की बात करी है, इनकरेक्ट है। Jake Sullivan claimed that Middle East was quieter than it had been in 2 decades. करेक्ट है ये? Statement contradicted by the October 7 Hamas attack and its aftermath. और ये जो स्टेटमेंट है इसको अक्टूबर 7 के हमास अटैक ने और उसके बाद के हुए प्रचलन ने गलत साबित कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Considering the passages context and the developments in the West Asia, what is the most accurate depiction of region security situation following the events of अक्टूबर 7? ये पैसेज को देखते हुए और वेस्ट एशिया में जो भी स्थिति बनी है, डेवलपमेंट्स हुए हैं नए नए, उनको देखते हुए क्या कहना सही होगा कि इस वक्त अक्टूबर 7 के बाद में अब इस रीजन की सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी है? The security situation remains stable. Stable तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। Due to the strong foundation of the Abraham Accords and the ongoing efforts towards normalization between Saudi Arabia and Israel, ये incorrect है। The region witnessed a significant deterioration in security, बिल्कुल करेक्ट है कि काफी बड़ा यहाँ पे गिरावट आई है, ठीक है। सो बिल्कुल करेक्ट है ये चीज। Marked by the resurgence of Palestinian issue and a complex crisis involving various state and non-state actors, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। टोन कैसी है पैसेज की? तो टोन ऑब्वियसली बात है काफी क्रिटिकल है ना, क्योंकि chaotic, अनस्टेबल स्टेट, क्लासिक केस ऑफ रीजनल एनार्की, ऐसे जो स्टेटमेंट्स का वर्ड्स का प्रयोग किया गया और की जो करंट स्थिति है शांति वाली, वो टैटर्स हो चुकी है, यानी कि वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि काफी क्रिटिकल टोन है। सो ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव तो कुछ भी नहीं दिख रहा फिलहाल, इनडिफरेंट। अब ये तो ऐसी स्थिति रह भी नहीं गई है कि अगर कोई व्यक्ति बोले ना कि उनके देश में हो रहा है तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है। अब जैसे जैसे इसमें बाकी देश कूदते जा रहे हैं सभी देशों को फर्क पड़ेगा, ठीक है। इंडिफरेंट नहीं है। सिंपैथेटिक, सहानुभूति की भी यहाँ पे कोई बात नहीं हुई है। यहाँ पे बेसिकली जो टोन है वो काफी क्रिटिकल है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पैराजंबल का क्वेश्चन है, ठीक है। दीज लॉटरीज, दीज, ये कब आता है? जब ये जो है पहले ही डिफाइन किया गया हो, ठीक है। दीज लॉटरीज यानी कि ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, ऑप्शंस में कहीं पे भी ए फर्स्ट स्टेटमेंट है भी नहीं। These lotteries organized by state government sell dreams, ये जो लॉटरीज हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बेची जाती हैं, ऑर्गेनाइज की जाती हैं, ये सपने बेचती हैं लोगों। Lured by this, millions of people, poor people waste their hard-earned money, तो इससे आकर्षित होके लाखों की संख्या में गरीब लोग जो है अपने बहुत खून पसीने की मेहनत से कमाए हुए पैसे जो है वो वेस्ट कर देते हैं। किससे? ल्योर्ड बाय दिस, किस चीज से आकर्षित हुए लोग? crores of rupees and gold are offered as prizes, कि करोड़ों के रुपए और गोल्ड जो है वो प्राइस के तौर पे यहाँ पे ऑफर किया जाता है।
पीपल बाय लॉटरीज होपिंग टू बिकम रिच ओवरनाइट, लोग लॉटरी खरीदते हैं इस उम्मीद में कि वो रातों रात जो है अमीर बन जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया जा रहा है लॉटरीज का। ठीक है, लोग क्यों खरीदते हैं लॉटरीज उसके बारे में बताया गया, तो हमें समझ में आ रहा है लॉटरीज की चर्चा हो रही है यहाँ पे। अब उसके बाद में ये जो लॉटरीज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं, और ये लॉटरीज जो है सपने बेचती हैं। अब सपने कैसे बेचती हैं, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों रुपए और सोना वगैरह ऑफर किया जाता है प्राइस के तौर पे। ठीक है, तो इससे आकर्षित होके ललचा के लोग क्या है, करोड़ों से लाखों करोड़ों लोग जो है, गरीब लोग, वो अपने खून पसीने से कमाई हुई जो पैसे हैं उसको यहाँ पे वेस्ट कर देते हैं। ओके, ऑप्शन 4। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है D, A, C, B। डी से दो अरेंजमेंट्स हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। D, A, C, B, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगरा's मार्बल हैज सच एन ओवरवेलमिंग प्रेजेंस। बोल रहे हैं कि आगरा का ये जो मार्बल के पत्थर का बना हुआ मार्बल है, यानी कि अजूबा है, इसकी बहुत ही ओवरवेलमिंग प्रेजेंस है। किसके बीच में, अदर मॉन्यूमेंट्स इन द टाउन हैव बीन रेलीगेटेड। इतनी ओवरवेलमिंग प्रेजेंस है कि जो बाकी मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, स्तंभ जो होते हैं, कीर्तिमान जो होते हैं, जो यादगारें होती हैं, ठीक है, हमारे पुराने जो हिस्टोरिक कुछ ढांचे होते हैं, ठीक है, तो ये बाकी जो मॉन्यूमेंट्स हैं इस टाउन में उनको रेलीगेट करता है। रेलीगेट करना मतलब पुट समबडी, किसी को अपने से लोअर स्थिति पे रख देना, तो ये रेलीगेट करता है उनकी पोजीशन को, यानी कि बाकी मॉन्यूमेंट्स को कम कर देता है, उनकी वैल्यू को कम कर देता है। डैश ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहाँ पे आपको ये ना पता चले कि सही क्या है गलत क्या है, आपके आसपास क्या हो रहा है, यानी कि बाकी जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि है ही नहीं। अमंग सच 60 ऑड मॉन्यूमेंट्स, तो ऐसे कुछ 60 मॉन्यूमेंट्स हैं इन डैश टाउन, इस शहर के अंदर की बात कर रहे हैं। द रेड ताज इज मोस्ट डैश एंड रिलेटिवली वेल प्रिजर्व। तो रेड ताज जो है, रेड ताज करके एक मॉन्यूमेंट होगा जो कि मोस्ट डैश है, उसकी कुछ क्वालिटी बता रहे हैं, और रिलेटिवली यानी कि बाकी मॉन्यूमेंट्स के कंपैरिजन में वेल प्रिजर्व्ड यानी कि अच्छी खासी स्थिति में है। द टॉम इन रेड सैंडस्टोन वॉज डैश बाय एन हेसिंग्स। अब ये जो टोम है, टोम क्या होता है, मृत्यु का जो जैसे जगह होती है ना, जहाँ पे किसी को दफनाया जाता है क्रिश्चियनिटी में और ईसाई मुस्लिम धर्म में दफनाया जाता है, तो वो जो जगह होती है वो टोम होता है। तो वो ये जो टोम है ये रेड सैंडस्टोन का बना है, और किसके द्वारा बनवाया गया है, एन हेसिंग। एन हेसिंग कौन थी, विडो ऑफ अ डच ऑफिसर, एक डच ऑफिसर की विधवा थी, आफ्टर हिज डेथ इन 1803, जिन्होंने अपने पति की मौत के बाद में 1803 में ये बनवाया। सबसे पहला हमारा यहाँ पे आंसर है, आगरा's मार्बल हैज सच एन ओवरवेलमिंग प्रेजेंस डैश अदर मॉन्यूमेंट्स इन द टाउन हैव बीन बट देन दैट इफ। तो दूसरे मॉन्यूमेंट्स के कंपैरिजन की बात करी जा रही है ना, तो सच अ ओवरवेलमिंग प्रेजेंस दैन, कंपैरिजन हो रहा है तो दैन आएगा। दैन अदर मॉन्यूमेंट्स इन द टाउन हैव बीन रेलीगेटेड, की जो बाकी मॉन्यूमेंट्स है टाउन में उनको नीचे गिरा दिया गया है, टू ऑब्लिवियन, इस स्तर तक कि वो है ही नहीं, इतने स्तर तक वो नीचे गिर गए हैं। सो विद ऑब्लिवियन, ऑन ऑब्लिवियन, टू ऑब्लिवियन या बाय ऑब्लिवियन, तो यहाँ पे टू ऑब्लिवियन आएगा। अमंगस्ट सच 60 ऑड मॉन्यूमेंट्स इन दी टाउन, ठीक है, इस शहर की बात करें ना, पर्टिकुलरली आगरा सिटी की बात कर रहे हैं, तो इस शहर में और 60 मॉन्यूमेंट्स हैं, जिनमें से रेड ताज जो है वो मोस्ट डैश, मोस्ट एफिशिएंट, एडिक्वेट, एक्टिव या एलिगेंट। तो यहाँ पे उसकी एफिशिएंसी की बात तो नहीं की जा रही, एलिगेंट, एलिगेंट मतलब सुंदर, है ना, तो यहाँ पे सुंदरता की बात करी जा रही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द टॉम इन रेड सैंडस्टोन वॉज डैश, वॉज बिल्ड टू बिल्ड या बिल्डिंग, तो यहाँ पे बनवाई गई थी ना, तो बिल्ट आएगा, वॉज बिल्ट by Anne Hessing. Select the most appropriate one word substitution. One word substitute करना है to increase the speed. किसी चीज की स्पीड को बढ़ाना, तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सेलरेट करना। क्या बोला जाता है, एक्सेलरेट करना।
ठीक है। एक्टिवेट, एक्टिवेट मतलब किसी चीज को सक्रिय करना। एसिमिलेट, एसिमिलेट मतलब शामिल करना। एक्सेलरेट मतलब स्पीड बढ़ाना। और एक्सिलरेट, एक्सिलरेट मतलब उत्साहित करना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी एक्सेलरेट इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड हमें बताना है। अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग करेक्ट है, ऑब्सक्योर के करेक्ट है। ओमिशन, ओमिशन की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, OMISSION, ओमिशन। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दीज आर, दीज बोला जा रहा है कि ये जो है, ठीक है, तो यानी कि ए जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। दीज आर जनरेटेड बाय अ वायलेंट अंडरसी डिस्टर्बेंस। ये कैसे उत्पन्न होती हैं? बहुत ही एग्रेसिव वायलेंट, समुद्र के गहराई के अंदर, समुद्र के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस होती है, या ओशन एक्टिविटी, और ओशन एक्टिविटी या समुद्री कोई एक्टिविटी होती है। वंस जनरेटेड, एक बार उत्पन्न होगी, तो पहले उत्पन्न की होने की बात की जा रही है, ठीक है, और उसके बाद में बात की जा रही है कि एक बार उत्पन्न हो गई, तो यानी कि ए के बाद में बी स्टेटमेंट आएगा कि एक बार ये उत्पन्न होगी। दे ट्रैवल आउटवर्ड ऑन द ओशन सरफेस इन ऑल डायरेक्शन, तो ये बाहर की तरफ फैलती जाती हैं सभी दिशाओं में। जैसे अब पानी है, पानी में एक पत्थर अगर आप ड्रॉप करते हो तो रिपल्स बनते हैं, वो रिपल्स सर्कुलर मोशन में होते हैं, ठीक है, और बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में फैलते जाते हैं चारों दिशाओं में, ठीक है, सभी डायरेक्शंस में, और इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो बोल रहे हैं कि ये ऐसे चारों दिशाओं में फैलती जाती हैं। A tsunami is made up of a series of very long waves, कि एक सुनामी जो है वो बहुत सारी लंबी लंबी वेव्स की एक सीरीज से बनती है। तो हम समझ पा रहे हैं कि किसके जनरेशन की बात हो रही है, ये सुनामी के जनरेशन की बात हो रही है। तो सी क्या होगा हमारा? फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। Spreading thus they look like ripples caused by throwing a rock in a pond, इस तरह से फैलते हुए वो ऐसा लगता है कि जैसे किसी पानी के पॉन्ड में, किसी पानी के स्थल पे आप एक पत्थर गिरा दो तो उससे जो रिपल्स बनते हैं ना, वैसे ही ये वेव्स लगती हैं। तो ये वेव्स की बात कहाँ की गई? यहाँ पे की गई कि चारों दिशाओं में फैलती हैं। तो इसी की बात बता रहे हैं कि वो ऐसे लगती हैं जैसे पानी में आपने एक पत्थर फेंका हो, उससे रिपल्स बनते हैं। तो बी के बाद में डी स्टेटमेंट आएगा और सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है? CAVT, CAVT ऑप्शन सी इज करेक्ट। Pertaining to an individual from birth, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ में, उसके जन्म के साथ में संबंधित कोई चीज हो, ठीक है, जैसे किसी को बर्थ मार्क होता है, जन्मजात कोई चीज होती है ना, बर्थ मार्क होता है, किसी को कुछ डिफेक्ट होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कुछ स्पेशलिटी होती है जो जन्म के साथ से ही चल रही होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? पहली चीज है क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब होता है बड़े लंबे समय से चल रही हो। हैबिचुअल, हैबिचुअल यानी कि आपको जिसकी आदत हो। कंजेंशियल, कंजेंशियल का मतलब होता है कि जो कोई ऐसी चीज जो आपके साथ जन्मजात हो। एनॉमली, एनॉमली मतलब किसी के विपरीत, कुछ एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड से विपरीत, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी कंजेंशियल इज करेक्ट। CI to I, I to I का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा किसी के साथ में अग्री करना, किसी की बातों से आप बहुत ज्यादा सहमत होते हैं, तो उसका मतलब होता है I to I। शेयर, स्टेयर एट समवन, किसी को घूरना। सी क्लियरली, साफ देखना। अग्री विद समवन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इफ दे विल गेट मैरिड दे विल प्रोबेबली सेटल इन मुंबई, जब कंडीशनल नाउन हो, कंडीशनल कोई स्टेटमेंट हो, तो उसके अंदर में इफ दे विल नहीं आएगा, बिकॉज विल आगे भी आ रहा है, ठीक है। इफ दे गेट मैरिड दे विल प्रोबेबली सेटल इन मुंबई, ये कंडीशनल सेंटेंस है टाइप 1 का, तो इसमें जो इफ क्लॉज है वो फ्यूचर टेंस की तरह प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। सो इफ दे गेट मैरिड, तो इफ दे गेट मैरिड ऑप्शन सी इज करेक्ट। हैव यू डैश फॉर अ जॉब इन दिस कंपनी, क्या तुमने इस कंपनी में जॉब के लिए क्या किया है? अप्लाई किया है। सो हैव यू अप्लाइड। अप्रूव्ड, क्या तुमने इस कंपनी में जॉब के लिए अप्रूव किया है? क्या तुमने इस कंपनी में जॉब के लिए सप्लाई किया है? क्या तुमने इस कंपनी में जॉब के लिए अपॉइंटेड किया है? तो क्या किया है? तुमने इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है। सो ऑप्शन सी अप्लाइड इज करेक्ट। कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब होता है बड़ा ही मिलनसार, फ्रेंडली, वार्म, ठीक है,
इसका हमें सिनोनिम बताना है। कोल्ड मतलब ठंडा, अनफ्रेंडली, रूड बड़ा ही अभद्र, वार्म मतलब बड़ा ही गर्म जोशी के साथ में उनका स्वागत किया, तो वार्म वेलकम मतलब बड़ा फ्रेंडली वेलकम किया गया। हार्ड, हार्ड मतलब कठिन, तो यहाँ पे ऑप्शन सी वार्म इज करेक्ट। डिसहार्टन, डिसहार्टन मतलब कि निराश हो जाना, दुखी हो जाना। अब इसका भी सिनोनिम बताना है। डिस्गस्टेड, डिस्गस्टेड मतलब कि घृणा करना किसी चीज से। डिस्ग्रेस्ड, डिस्ग्रेस्ड मतलब कि किसी चीज को अपमानित करना। डिसलाइक, डिसलाइक मतलब किसी चीज की को पसंद नहीं करना, कोई अनवेलकमिंग चीज, ऑब्जेक्शनेबल चीज। डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड मतलब कि निराश हो जाना। सो ऑप्शन डी डिसहार्टेंड का डिप्रेस्ड इज करेक्ट। हैस्ट, हैस्ट मतलब जल्दीबाजी, हफरा तफरी, एकदम से। ठीक है, अब इसका एंटोनिम क्या होगा? आराम से, सुस्त तरीके से। ठीक है, डिले करके, धीरे धीरे, डिले करके। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। डैश, डैश मतलब तेजी से, रश मतलब भी तेजी से। ठीक है, लूज, लूज मतलब किसी चीज को खो देना, तो यहाँ पे ऑप्शन ए डिले इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। एडिबल, एडिबल ऑयल होता है जो खाने में डाला जा सकता है, यानी कि एडिबल करेक्ट है। मोनार्क, मोनार्क मतलब राजा का जो शासन होता है वो। ठीक है, मोनार्क। डेलीगेट, डेलीगेट जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, आपके प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है डेलीगेट। तो डेलीगेट की स्पेलिंग DELEGATE, डेलीगेट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। महेश सेड टू रीटा डोंट प्ले इन द सन, यानी कि महेश ने रीता को कहा कि तुम सूरज में मत खेलो, धूप में मत खेलो। तो उसने एक तरीके से उसको सलाह दी है, एडवाइस दी है। ठीक है, महेश ऑर्डर्ड रीटा दैट नॉट प्ले इन द सन, नॉट प्ले नहीं आएगा, नॉट टू प्ले आएगा। ठीक है, महेश रिक्वेस्टेड रीता दैट डोंट प्ले इन द सन, सेम स्टेटमेंट नहीं हो जाता, चेंज हो जाता है, रीटा नॉट टू प्ले इन द सन। महेश told to Rita to not play in sun, incorrect है। महेश advised Rita not to play in the sun, option D is correct। The both children go to the same school, both the children आएगा, the both children नहीं आता, both the children। ठीक है, क्या होएगा? both the children, सेम स्कूल करेक्ट है, चिल्ड्रन गो करेक्ट है, टू द करेक्ट है, द बोथ की जगह क्या आएगा? बोथ the children। They stopped to laugh as soon as the teacher entered the classroom। जैसे ही टीचर क्लास के अंदर एंटर हुई उस टाइम तक वो लोग हंस रहे थे। ठीक है, जैसे ही वो एंटर हुई वो हंसना बंद कर दिए। तो वो उस टाइम पे हंस रहे थे ना जब वो टीचर क्लास में एंटर हुई, तो जेरेंट फॉर्म में आएगा। दे स्टॉप्ड टू नहीं आएगा, दे स्टॉप्ड लाफिंग, दे स्टॉप्ड लाफिंग, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।